इस मूवी के आगाज में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहां बहुत सर्दी है और एक जहाज बर्फ के नीचे दबा हुआ था। ये यहाँ कैसे पहुंचा, इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च टीम लेजर से बर्फ को काट कर होल करती है और उस प्लेन के अंदर जाती है। उसके अंदर जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। रिसर्च टीम को कोई चीज दिखाई देती है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह थी, क्योंकि उस पर रेड एंड ब्लू कलर का स्टार बना हुआ था। उनको कंफर्म हो जाता है कि ये शील्ड ऑफ कैप्टन अमेरिका ही है, लेकिन ये आई कहां से? क्या इस प्लेन में वो भी था? बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां हमें एक सिटी दिखाया जाता है। वहां जर्मन सोल्जर्स हुआ करते थे। वो अपने लीडर के कहने पर एंटीक एंड मिस्टेरियस चीज को ढूंढ रहे थे। जब कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता तो आर्मी लीडर खुद ही प्रीस्ट के पास जाता है। वहाँ उसको एक नकली कॉस्मिक क्यूब मिलता है, जिसे उठाकर वो जान जाता है कि ये असली नहीं है। वो पादरी से पूछता है कि वो चीज कहाँ है जिसकी मुझे तलाश है। अब जब प्रीस्ट उसे जवाब नहीं देता तो लीडर नकली कॉस्मिक क्यूब तोड़ देता है। फिर वो दोबारा उससे पूछता है कि मुझे बताओ वो कहाँ है, तो प्रीस्ट उसे बताता है नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम गॉड नहीं हो। उस चीज को सिर्फ एक गॉड ही हासिल कर सकता है, क्योंकि उसी में इतनी ज्यादा बर्दाश्त की पावर होती है। जब प्रीस्ट उसे कुछ नहीं बताता तो वो खुद ही नजर इधर उधर घुमाता है और उसे एक दीवार कुछ अजीब सी लगती है जिसमें एक बटन लगा होता है। वो उसे प्रेस करता है तो उसमें से एक बॉक्स बाहर आता है जिसके अंदर रियल कॉस्मिक क्यूब होता है, जिसमें से लाइट निकलने लगती है। अब यहाँ पर भी सीन चेंज हो जाता है। पिछले वाक्य को पूरा 1 साल गुजर गया था और यहाँ हम बहुत सारे लड़कों को देखते हैं जो कि सभी एक ही एज के थे। स्टीव, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसका ख्वाब था कि वो आर्मी में जाए, लेकिन कुछ फिजिकल डिफेक्ट की वजह से उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। अब स्टीव एक ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम बकी बर्न्स होता है। स्टीव उसे कहता है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, पर कभी भी मेरी सिलेक्शन नहीं होती। तो बकी उसे बताता है कि आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें तुम्हें फ्यूचर की हर एक चीज देखने को मिलेगी। अब रात को ये लोग उस फेस्टिवल में जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पर इनको एक मिस्टेरियस आदमी दिखता है, लेकिन वो लोग अपना फन कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ एक आर्मी ग्रुप की पिक में खुद को देखते हुए स्टीव बकी से पूछता है, क्या मैं कभी आर्मी में जा सकूंगा? मेरे अंदर अपने कंट्री के लिए लड़ने के लिए बहुत ज्यादा जज्बा है और मुझे यकीन है इतना जज्बा किसी और में नहीं। तो बकी कहता है कि स्टीव, तुम बीमार हो। अब इनकी ये बातें एक डॉक्टर सुन लेता है। इसी वक्त स्टीव को पता चलता है कि फ्यूचर के लिए आर्मी सिलेक्शन हो रही है और वो फौरन जाकर फॉर्म जमा करवाता है, लेकिन वहाँ पर जो आदमी होता है वो उसे रिजेक्ट कर देता है कि तुम्हारे फॉर्म से पता चला है कि तुम बार बार रिजेक्ट हुए हो, तो जरूर कोई वजह होगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आता है जिसने इनकी बातें सुन ली थी। वो डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी है। वो स्टीव से इंटरव्यू लेता है और उसके फॉर्म पर 1A लिखता है, यानी फर्स्ट अवेंजर कैप्टन अमेरिका, जिसके बारे में स्टीव को खुद भी पता नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी यूनिट पर, जहाँ एक कमांडर और एक लड़की पैगी कार्टर को दिखाया जाता है। कमांडर साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि आर्मी को बहुत सारे ऑपरेशन और टास्क दिए जाते हैं, मैं कैसे मान लूं स्टीव बेटर सिलेक्शन है? तो वो साइंटिस्ट वहाँ पर एक बम फेंकता है, जिसे देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि स्टीव उसी बम के ऊपर लेटकर उसे कवर कर देता है ताकि बाकी लोगों की जान को कुछ न हो। ये देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और आर्मी कमांडर स्टीव को रखने के लिए मान जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम एक आदमी रेड स्कल को देखते हैं, जो कि अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर कॉस्मिक क्यूब की पावर को जान रहा होता है और उसे यूज करके उसकी एनर्जी निकालने की कोशिश करता है, जो किसी भी प्लेन को 5-6 दिन तक उड़ा सके, यानी इसके लिए किसी फ्यूल की जरूरत ना पड़े और हर दौर में इन्हें एनर्जी दे सके ताकि वो जीत जाएं। अब आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद रेड स्कल का साइंटिस्ट वो मशीन बना लेता है, जो कि कॉस्मिक क्यूब से एनर्जी लेकर इनके टैंक्स में ट्रांसफर करेगा। उधर आर्मी यूनिट से पैगी स्टीव को अपने सिटी लेकर आती है, यानी जहां स्टीव रहता था, क्योंकि यहाँ उस साइंटिस्ट की बहुत ही कमाल की मशीन थी जो कि किसी भी इंसान की ताकत को बढ़ा सकती थी और ये आर्मी के लिए बनाई गई थी। इस मशीन को उसी मिस्टेरियस आदमी ने इन्वेंट किया था जिसको हमने फेस्टिवल में देखा था, और इस मशीन में यूज होने वाला लिक्विड सीरम उसी साइंटिस्ट ने बनाया है।
अब इस मशीन के थ्रू स्टीव पर एक्सपेरिमेंट करना था। स्टीव को इस मशीन में लेटाकर उसे ऑन करके उसके मीटर्स को हाई लेवल पर सेट किया जाता है। अब वो मशीन हिलने लगती है और उसमें से बहुत सारी लाइट्स निकलने लगती हैं। अंदर स्टीव चिल्ला रहा होता है जैसे कि वो उस एनर्जी को बर्दाश्त न कर पा रहा हो, जबकि ये मशीन 70% पर सेट थी। मशीन में से चिंगारियां निकलने लगती हैं और स्टीव की चीखें और बढ़ जाती हैं। अब ये लोग मशीन को बंद करने का फैसला करते हैं, मगर स्टीव कहता है नहीं नहीं, मुझ में हिम्मत है, मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा, बल्कि तुम इसे 100% पे कर दो। अब मशीन का लेवल 100% तक किया जाता है और जब मशीन खुलती है तो स्टीव को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रो कर चुकी थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और तभी वहाँ एक जासूस आता है और डॉक्टर को गोली मारकर वो सीरम उठा के ले जाता है। ये वही सीरम है जो मशीन के थ्रू स्टीव को लगाया गया है। अब डॉक्टर यानी कि वो साइंटिस्ट बहुत जख्मी होता है और स्टीव उसे कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और मैं उस सीरम को भी वापस ले आऊंगा। और अब स्टीव उस जासूस के पीछे भागता है, मगर वो जासूस एक गाड़ी में होता है और गाड़ी की स्पीड बहुत तेज होती है। मगर स्टीव जो कि अब कैप्टन अमेरिका बन गया है, वो बहुत तेजी से उसका पीछा करता है और वो जासूस मुख्तलिफ गलियों से होकर पानी में अपनी शिप के जरिए भागने लगता है। लेकिन स्टीव उसे पकड़ लेता है, मगर वो जासूस जहर खाकर मर जाता है। अब स्टीव जब वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर यानी कि उस साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है और सीरम के चोरी हो जाने की वजह से आर्मी और सुपर सोल्जर्स नहीं बना सकती। इसलिए वो फैसला करते हैं कि स्टीव ही अब कैप्टन अमेरिका है और वो सब सोल्जर्स को लीड करेगा, क्योंकि ये एक ही सब सोल्जर से स्ट्रॉन्ग है। अब एक दिन एक मीटिंग में उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बर्न्स रेड स्कल के कब्जे में है, क्योंकि उसने रेड स्कल और उसकी टीम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी जिसमें वो खुद ही पकड़ा गया। अब कैप्टन अमेरिका तैयारी करता है कि वो अपने दोस्त और उसकी टीम को बचाने जाएगा और जैसे ही वो उस जगह पर एंटर होते हैं तो वहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। मगर जैसे तैसे करके कैप्टन अमेरिका अंदर चला ही जाता है और वो देखता है कि बकी एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है और शायद होश में भी नहीं है, लेकिन जैसे ही कैप्टन अमेरिका उसे आजाद करता है तो बकी अपने दोस्त को देखकर होश में आकर खुश होता है और कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो बकी उससे कहता है कि हाँ, पर तुम तो अब स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अब जैसे ही ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं तो वहाँ पर ब्लास्टिंग स्टार्ट हो जाती है, टाइमर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं और बाहर भी सब टैंक्स में से फायरिंग हो रही होती है। उधर जब कैप्टन अमेरिका और बकी एक ब्रिज से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर रेड स्कल आ जाता है। रेड स्कल इनकी तरफ बढ़कर कैप्टन अमेरिका को मारने लगता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड आगे कर देता है, जिस वजह से रेड स्कल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मास्क उतारकर नीचे आग में फेंक देता है, जिससे उसका रेड फेस साफ नजर आने लगता है। अब वो उस ब्रिज को अलग अलग कर देता है ताकि ये दोनों उसका पीछा न कर सकें और खुद अपने साइंटिस्ट के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब कैप्टन अमेरिका बकी और उसके साथियों को बचाकर वापस आर्मी यूनिट ले आता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और कैप्टन अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इसी खुशी में पार्टी भी रखी जाती है, जिसमें कैप्टन अमेरिका सब सोल्जर्स को बताता है कि जब मैं बकी को बचाने गया तो उस रूम में मैंने एक मैप देखा था जिसमें रेड स्कल ने कुछ कंट्रीज के फ्लैग्स बनाए हुए थे। इसका मतलब ये है कि वो हमारे बाद उन कंट्रीज पर अटैक करेगा। हमें उन कंट्रीज को बचाना होगा, इससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। और कैप्टन अमेरिका के साथी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं और अपने हथियार तैयार करते हैं। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका को एक नई शील्ड दी जाती है। अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों को लेकर ट्रेन की तरफ पहुँचता है, जिसमें रेड स्कल का साइंटिस्ट था। ये लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं। कैप्टन अमेरिका अपनी सारी टीम को ट्रेन के अंदर भेज देता है और कुछ सोल्जर्स ट्रेन के ऊपर होते हैं और वहीं एक पाइप की मदद से जब बकी उस ट्रेन पर चढ़ ही रहा होता है तो ट्रेन एक खतरनाक जगह से गुजरती है और बकी नीचे गिर जाता है। अब रेड स्कल का साइंटिस्ट इनके कब्जे में होता है और कर्नल जब उससे सवालात पूछता है तो उनको पता चलता है कि रेड स्कल ने उन कंट्रीज पर अटैक करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है, जिसका डेटा उनकी बेस में है। अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों से कहता है हम वहाँ बाइक्स पर जाएंगे और वो जंगलों से होते हुए सुनसान इलाकों से बाइक्स पर उनकी बेस पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रेड स्कल को उनके आने की खबर पहले से ही हो गई थी और उसने अपना प्लान रेडी कर लिया था। वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है तो कैप्टन अमेरिका अपनी गाड़ी लेता है और अपने साथियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इस गाड़ी में उसके साथ कमांडर और पैगी होती है और कैप्टन अमेरिका इतनी तेज गाड़ी चलाता है कि उसके प्लेन तक पहुँच जाता है। कैप्टन उस प्लेन में रेड स्कल को ढूंढता है, लेकिन तभी रेड
रेड स्कल उसके पीछे से आकर उस पर वार कर देता है। रेड स्कल के हाथ में एक लेजर गन होती है जिससे वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन कैप्टन बहुत होशियारी से अपनी शील्ड से उस लेजर के वार को रोकता है। फिर रेड स्कल आगे आकर उसे टांगों से पकड़कर नीचे गिराता है। ये दोनों ही एक दूसरे को टांगों और कमर से पकड़कर मार रहे होते हैं कि तभी कैप्टन उसे उठाकर उस मशीन पर फेंकता है, जिससे प्लेन का सारा सिस्टम खराब होने लगता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका को पुश करते हुए कंट्रोलिंग सिस्टम तक जाता है और वहाँ की सेटिंग करके प्लेन को उड़ाता है। फिर रेड स्कल अपनी लेजर गन के साथ कैप्टन के सामने आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड से उसके वार को रोकता है। इसी तरह वो कॉस्मिक क्यूब हिलने लगता है और नीचे गिरने लगता है कि तभी रेड स्कल उसे उठा लेता है। उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वहाँ पर स्पार्क होने लगते हैं जो कि रेड स्कल की बॉडी के अंदर तक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेड स्कल उसी की तरह गायब हो जाता है। शायद वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सका और कॉस्मिक क्यूब प्लेन पर नीचे गिरता है और उस हिस्से को मेल्ट करके प्लेन के नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन वहाँ के कंट्रोलिंग सिस्टम को देखता है और उसे पता चलता है कि रेड स्कल इसी प्लेन के जरिए बाकी कंट्रीज पर अटैक करने वाला था, क्योंकि इस प्लेन में बॉम्ब्स और मिसाइल भी थे। अब कैप्टन सोचता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं रहा। अगर टाइमर खत्म हो गया तो प्लेन अपने आप ही उन जगहों पर मिसाइल छोड़ना शुरू कर देगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंट्री तबाह हो। इसलिए वो इस प्लेन को क्रैश करने का फैसला करता है, किसी ऐसी जगह जहां बर्फ हो और कोई पॉपुलेशन ना हो। अब वो अपनी साथी पेगी को फोन करता है और उसे बताता है कि पेगी, मैं अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ। यहाँ पेगी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जिसके बाद कैप्टन एक बर्फानी इलाके में प्लेन को क्रैश कर देता है, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि एक रिसर्च टीम को बर्फ के अंदर शील्ड ऑफ कैप्टन अमेरिका मिली थी, जो कि इसी वाकये की थी कि तभी हम उस मशीन के क्रिएटर को देखते हैं जिसको पानी में से कॉस्मिक क्यूब मिल गया था, जो देखकर वो कहता है, अगर कॉस्मिक क्यूब मिल सकता है तो हमारा कैप्टन अमेरिका क्यों नहीं। और जल्दी वो रिसर्च टीम कैप्टन अमेरिका को भी ढूंढ लेती है। कैप्टन अमेरिका को होश में लाया जाता है क्योंकि उस वाकये को 70 साल गुजर चुके थे और होश में आने के बाद कैप्टन बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसमें उस सीरम की पावर थी। अब जिस रूम में उसे रखा गया है उसका सारा सेटअप पुराने जमाने का होता है। वहाँ पर रेडियो भी पड़ा हुआ था ताकि कैप्टन को अजीब न लगे कि वो अचानक से फ्यूचर में कैसे आ गया। लेकिन रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही थी, कैप्टन अमेरिका सुनकर कहता है कि इस मैच में तो मैं खुद ही बैठा हुआ था, तो इस मैच की कमेंट्री लाइव कैसे चल सकती है। और वो भाग के बाहर जाता है कि तभी उसे एक आदमी मिलता है और कहता है, अरे रे तुम बाहर आ गए। हमने सोचा था कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब बताएंगे ताकि तुम घबराओ नहीं। चलो तुमने पता लगा ही लिया तो इसको समझ भी लेना। मुझे अच्छा लगा कि तुम इतने ज्यादा समझदार हो। और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका का पार्ट 1 दी एंड हो जाता है।